आइए आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का ये चैप्टर है कक्षा 11 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मोटी मोटी भाषा में समझ लेते हैं। रासायनिक आबंधन जिसको अंग्रेजी में केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो रासायनिक शब्द लगा है, इसका मतलब कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत जिन अणुओं या परमाणुओं आयनों इन सब को हम पढ़ते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल होता है, तो वो आकर्षण बल से जो बंधे रहते हैं उसी को आबंध बोलते हैं। कोई डोरी नहीं है कि कोई डोरी से बंधे रहते हैं, ये आकर्षण बल होता है। और उन आकर्षण बल के कारण जो अणु परमाणु या आयन बंधे रहते हैं, तो कुल मिला के परमाणु ही बंध करके अणु बनाते हैं। तो ये जो संरचनाएं होती हैं तो उनको आणविक संरचना बोलते हैं। अणु बन जाएंगे जब परमाणु आपस में आकर्षण बल द्वारा बंधेंगे, तो उन्हीं को आणविक संरचना कहते हैं या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसको। तो देखिए, वैज्ञानिक निरंतर नए यौगिकों की खोज कर रहे हैं। यौगिक क्या होता है? एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। तत्व का मतलब होता है परमाणु। परमाणु अवस्था में जो एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जिस चीज में उसको तत्व कहते हैं, और जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसको यौगिक बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि वैज्ञानिक निरंतर नए यौगिकों की खोज कर रहे हैं, उनके तथ्यों को क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, विद्यमान जानकारी के आधार पर उनकी व्याख्या की कोशिश कर रहे हैं, नए तथ्यों की व्याख्या करने के लिए प्रचलित धारणाओं को संशोधित कर रहे हैं या नए सिद्धांतों को विकसित कर रहे हैं। अब देखिए, द्रव्य। द्रव्य का मतलब अंग्रेजी में मैटर कहते हैं इसको, जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका आयतन होता है, जो स्थान घेरता है, उन सब पदार्थों को हम तत्व कहते हैं, यह द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य एक या विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। सामान्य स्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अलावा कोई अन्य तत्व एक स्वतंत्र परमाणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। तो इसको ध्यान देना है कि जो तत्व द्रव्य होता है वो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और जो हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैस का मतलब इनर्ट गैस जिनको बोलते थे, या अक्री गैस, नोबेल गैस भी उनको बोलते थे। तो उन गैसों के अलावा कोई अन्य तत्व एक स्वतंत्र परमाणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। परमाणुओं के समूह विभिन्न गुणों वाली स्पीसीज के रूप में विद्यमान होते हैं। तो जो परमाणुओं के समूह हैं वो अलग अलग स्पीसीज के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के ऐसे समूह को अणु कहते हैं, इनको ध्यान देना है। तो कुल मिला के परमाणुओं के समूह विशिष्ट गुणों वाली स्पीसीज के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के ऐसे समूह को अणु कहते हैं। तो जो विशिष्ट गुण वाला समूह होता है, जो एक गुण या लक्षण प्रकट करता है परमाणुओं का, तो उनको उनके मतलब ये कहने का मतलब है कि परमाणु के मिलने से अगर कोई विशिष्ट लक्षण प्रकट होता है तो उस समूह को हम अणु कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में कोई बल अणुओं के घटक परमाणुओं को आपस में पकड़े रहता है। जैसे हमने बोला कि आकर्षण बल, तो प्रत्यक्ष रूप में कोई बल, प्रत्यक्ष मतलब अनुभव होगा हम लोगों को। जैसे चुंबक रख दिया जाए तो चुंबक को खींचने पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसा हमको अनुभव भी होता है। तो प्रत्यक्ष रूप में कोई बल
प्रत्यक्ष रूप में कोई बल अणुओं के घटक परमाणुओं को आपस में पकड़े रहता है। विभिन्न रासायनिक स्पीशीज में उनके अनेक घटकों यानी परमाणुओं, आयनों इत्यादि को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि विभिन्न रासायनिक स्पीशीज चाहे परमाणु हो या आयन हो और उन्हें परमाणु से मिले हुए जो अणु हो, तो संलग्न रखने वाले जो आकर्षण बल होता है उसी को हम रासायनिक आबंध कहते हैं। चूंकि रासायनिक यौगिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के भिन्न भिन्न विधियों से संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप बनते हैं, अतः इससे कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। परमाणु संयुक्त क्यों होते हैं? केवल कुछ संयोजन ही संभव क्यों होते हैं? क्यों कुछ परमाणु संयुक्त होते हैं जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं होते हैं? परमाणुओं की निश्चित आकृतियां क्यों होती हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समय समय पर विभिन्न सिद्धांत बनाए गए हैं। ये हैं कौशल लुईस सिद्धांत, संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण यानी VSEPR सिद्धांत और संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा आणविक कक्षक सिद्धांत। तो ये सब जितने भी सिद्धांत बने हैं, इन सिद्धांतों के माध्यम से हम ये सिद्ध करेंगे कि कोई परमाणु संयुक्त रूप से आकर्षण द्वारा बंधा रहता है कि नहीं, उसकी संरचना क्या है, ये सब बातें पता करेंगे। अब आगे देखते हैं संयोजकता के विभिन्न सिद्धांतों का विकास तथा रासायनिक आबंधों की प्रकृति की व्याख्या का सीधा संबंध वास्तव में परमाणु संरचना, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी को समझने से रहा। अब संयोजकता का मतलब अंग्रेजी में वैलेंसी होता है। वैलेंसी का मतलब कि दो परमाणु हैं, उनके कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से संयोग करते हैं, उसी संख्या को हम संयोजकता नंबर कहते हैं, संयोजकता संख्या कहते हैं। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। प्रत्येक निकाय अधिक स्थायी होने का प्रयास करता है। यह आबंध स्थायित्व पाने के लिए ऊर्जा को कम करने का प्राकृतिक तरीका है। अब यहाँ पर देखिए कि कोई भी हो, संसार में सब कोई स्थायी रहना चाहता है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि पढ़ाई करके कोई अच्छा पद मिल जाए, पैसा आ जाए, जिससे हम स्थायी रूप से रह सकें। इसी प्रकार से संसार में जितने भी परमाणु हैं, आयन है, ये सब स्थायी रहना चाहते हैं। तो स्थायी रहने के लिए वो किसी जिस जो उनमें कमी होती है, जहाँ से भी पूरी होती है, उस परमाणु या आयन से संयोग करते हैं और जितने इलेक्ट्रॉनों का संयोग करते हैं उसी को संयोजकता कहते हैं। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि कोई स्थायी अगर रहना चाहता है तो स्थायी रहने के लिए उसकी ऊर्जा को कम कर दिया जाएगा तो स्थायी रहेगा। जैसे पानी है, पानी जब गर्म किया जाता है यानी उसको ऊर्जा दी जाती है तो खौलने लगता है, उसके अणु ऊर्जा लेकर के इधर उधर भाप के रूप में घूमने लगते हैं। अगर हम उसका ऊर्जा कम कर दें तो क्या, कैसे कम करेंगे? तापमान कम कर दें। जब तापमान बहुत कम कर दिया जाता है तो पानी बर्फ में जम जाता है, यानी उसके अणु एकदम एक ही स्थान पर फिक्स हो जाते हैं बर्फ के टुकड़े में, तो वो स्थायी हो जाता है। तो किसी चीज को स्थायी करना है तो उसकी ऊर्जा को कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि यह आबंध स्थायित्व पाने के लिए ऊर्जा को कम करने का प्राकृतिक तरीका है। तो ये जो बंध बनाए जाते हैं, तो जब ये बंध बनते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है, तो ऊर्जा जब घटेगी तो जाहिर सी बात है कि वो स्थायित्व बन जाएगा। अब आगे देखते हैं रासायनिक आबंध की कौशल लुईस अवधारणा। तो कौशल और लुईस नाम के साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने एक मत दिया कि जो रासायनिक आबंध है वो इस प्रकार से बनते हैं, क्या क्या कैसे होता है। तो उन्हीं के नाम से उस अवधारणा का नाम रख दिया गया कौशल लुईस अवधारणा। तो इसमें देखते हैं कह रहा है
कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा रासायनिक आबंधों के बनने की व्याख्या के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सन 1916 में कासेल और लुईस स्वतंत्र रूप से संतोषजनक व्याख्या देने में सफल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम संयोजकता यानी वैलेंस की तर्क संगत व्याख्या की। यह व्याख्या उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। तो ध्यान दीजिए, यह व्याख्या किस चीज पर आधारित थी? जो उत्कृष्ट गैसें हैं, नोबेल गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, जिनको 18वें ग्रुप में रखा गया है आवर्त सारणी में, तो उनकी अक्रियता पर आधारित थी। ये पूछा जा सकता है। तो लुईस परमाणुओं को एक धन आवेशित अष्टी यानी आंतरिक इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक युक्त तथा बाह्य कक्षकों के रूप में निरूपित किया। तो कहने का मतलब है कि लुईस ने क्या किया? परमाणुओं को एक धन आवेशित अष्टी यानी आंतरिक इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक युक्त। धन आवेशित अष्टी का मतलब कहने का यह है कि नाभिक होता है परमाणु के अंदर और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, क्योंकि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोग करने में भाग लेता है दूसरे परमाणु से, तो उसको छोड़कर जितना भी बचा नाभिक और इलेक्ट्रॉन, उन सबको इलेक्ट्रॉन आवेशित अष्टी कहा, यानी आंतरिक इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक युक्त तथा बाह्य कक्षकों के रूप में निरूपित किया। बाह्य कक्षक सिर्फ वही बाहर वाला कक्षा बचेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन संयोजकता में भाग लेते हैं। बाह्य कक्षकों को अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। अब देखिए, जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें कितने? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसने यह भी माना कि ये 8 इलेक्ट्रॉन घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। उन्होंने यह माना कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, ये 8 इलेक्ट्रॉन घन की 8 भुजाओं के जो कोने हैं उनमें उपस्थित होते हैं, जो केंद्रीय अष्टी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। जो सेंट्रल ऑक्टेट है, ये केंद्रीय अष्टी, इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। कुछ नहीं, उसने सीधा सीधा लिख दिया है दीज 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन अष्टी को मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जो है उनकी बात है। तो देखिए, उन्होंने यह माना कि ये 8 इलेक्ट्रॉन घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, जो केंद्रीय अष्टी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। केंद्रीय अष्टी मतलब सेंट्रल ऑक्टेट होगा। दीज 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द कर्नेल ऑफ ए क्यूब विच सराउंड द कर्नेल। कर्नेल नाम दिया गया है केंद्रीय अष्टी को। इस प्रकार सोडियम के बाह्य कक्ष में उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन घन के एक कोने पर उपस्थित रहता है। अब इसको ध्यान दीजिए कि सोडियम जो Na होता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको लिखा जाएगा तो 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा। तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए कह रहा है कि बाह्य कक्ष में उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन घन के एक कोने पर उपस्थित रहता है, जबकि उत्कृष्ट गैसों में घन के 8 कोनों पर 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब उत्कृष्ट जो गैसें होती हैं तो उनमें जो है, जैसे नियान है यानी, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको भरेंगे तो 2, 8 आ जाएगा, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 8 कोनों को ही घेर लेगा। तो वही कह रहा है कि जबकि उत्कृष्ट गैसों में घन के 8 कोनों पर 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का यह अष्टक, यानी जो 8 संख्या है उसको अष्टक कह रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का यह अष्टक एक विशेष स्थायी विन्यास निरूपित करता है। लुईस ने यह अभिग्रहित दिया कि परमाणु परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपने स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। तो लुईस ने यह बताया कि जो रासायनिक आबंध हैं उनके माध्यम से परमाणु आपस में बंध करके और संयुक्त हो जाते हैं, संयुक्त होकर के एक स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं, यानी स्टेबल ऑक्टेट बनाते हैं।
उदाहरण के लिए सोडियम क्लोरीन में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सफलतापूर्वक देकर अपना स्थायी अष्टक प्राप्त करता है तथा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अपना स्थायी अष्टक निर्मित करता है। अर्थात सोडियम आयन Na+ एवं क्लोराइड आयन Cl- बनते हैं। तो इसको देख लेते हैं। जैसे Na है, इसमें 11 है तो इसका हो गया 2,8,1 और क्लोरीन Cl का 17 होता है तो इसमें हो गया 2,8,7। तो ये देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम निकाल के क्लोरीन को दे दे तो इसमें 2 8 बचेंगे, यानी अष्टक कंप्लीट होगा। और ये अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ले इससे तो ये 7 हैं, इसके 8 हो जाएंगे तो 2 8,8, इसकी भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो वही बात कह रहा है कि सोडियम एवं क्लोरीन में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सफलतापूर्वक देकर, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सफलतापूर्वक देकर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सफलतापूर्वक देकर अपना स्थायी अष्टक प्राप्त करता है तथा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अपना स्थायी अष्टक निर्मित करता है। अर्थात सोडियम आयन Na+, अब देखिए इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो एक +4 इसमें लगा देंगे, और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, यानी एक ऋण इसमें बढ़ रहा है तो इसमें Cl में माइनस लगा देंगे। तो इसीलिए सोडियम में Na+ लिख दिया और क्लोराइड आयन को Cl- लिख दिया, बनते हैं। अन्य उदाहरणों जैसे Cl2, H2, F2 इत्यादि में परमाणुओं में आबंध परस्पर इलेक्ट्रॉनों की सहभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। सहभाजन का मतलब बराबर बराबर विभाजित होते हैं। जैसे Cl का 2 8 7 है, दूसरे Cl का भी 2 8 7 होगा, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो क्या होगा कि Cl के साथ आबंध बनाएगा तो जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो अपना, ये Cl भी अपना इलेक्ट्रॉन मानेगा, दूसरा Cl भी उसे अपना इलेक्ट्रॉन मानेगा, यानी आपस में दोनों उस इलेक्ट्रॉन को अपना मानेंगे। इसको सहभाजन कहते हैं, मतलब बराबर बराबर विभाजन, यानी बराबर बराबर मानते हैं दोनों अपना हक उस इलेक्ट्रॉन में। इस प्रक्रिया द्वारा इन अणुओं के परमाणु एक बाह्य स्थायी अष्टक अवस्था प्राप्त करते हैं। तो जैसे इस दूसरी Cl होती है उसमें 2 8 7 होते, एक इलेक्ट्रॉन कम ही होता, तो इसका अगर एक चला जाए जो दूसरा Cl होगा तो उसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी 8 हो जाएंगे, या उसका एक इसमें आ जाए तो इसमें 7 की बजाय 8 हो जाएंगे। तो Cl के साथ मिलकर Cl2 बना लेता है, और दोनों मानते हैं कि हम जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है आपस में समझ लेंगे उसको, ये कहने का मतलब। अब लुईस प्रतीक देखिए, किसी अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए कि कोई भी अगर अणु बनता है तो परमाणु को केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन संयोजन में हिस्सा लेते हैं। ये इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब चूंकि यही संयोग में भाग लेते हैं इसलिए इनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आंतरिक कोश इलेक्ट्रॉन यानी इनर सेल इलेक्ट्रॉन अच्छी प्रकार से सुरक्षित होते हैं तथा सामान्यतः संयोजन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते। एक अमेरिकी रसायनज्ञ G.N. लुईस ने जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता में भाग नहीं लेते हैं। एक अमेरिकी रसायनज्ञ जिनका नाम है G.N. लुईस ने परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करने के लिए सरल संकेतनों को प्रस्तावित किया जिन्हें लुईस प्रतीक यानी लुईस सिंबल कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप दूसरे आवर्त के तत्वों के लुईस प्रतीक इस प्रकार है। तो दूसरा जो आवर्त है जिसमें Li, Be, Bc, No, Fe आते हैं, आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें लिखा होगा, तो उनको हम लोग जो है इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे Li है, Li में H Li NaKRbCs पहला जो वर्ग है उसका है Li, तो उसमें बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक रखा गया।
Li दूसरा वर्ग है, दूसरे आवर्त का दूसरा वर्ग है। इसमें दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होंगे तो 2 डॉट डॉट किए गए। बी तीसरे में है तो 3 डॉट, सी चौथे में है तो 4 डॉट, एन 5वें में है तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होंगे तो 5 डॉट, ओ 6वें में है तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 डॉट, एफ 7वें में है तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 7 डॉट। यानी उत्कृष्ट गैस है, इनर्ट गैस है, नोबेल गैस है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, स्थायी है तो 8 डॉट करके हमने इसको दिखाया। तो इस प्रकार से लुईस सिंबल हम लोग दिखाएंगे। अब आगे आ जाता है लुईस प्रतीकों का महत्व। तो प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। तो इसको ध्यान देना है कि प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या, जो अभी हमने डॉट डॉट बनाया था, वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बनाए थे, तो वही कह रहा है बिंदुओं की संख्या परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। तो चूंकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोग में भाग लेते हैं तो उन्हीं को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। यह संख्या तत्व की सामान्य अथवा समूह संयोजकता के परिकलन में सहायता देती है। यह संख्या तत्व की सामान्य अथवा समूह संयोजकता के परिकलन में सहायता देती है। तो ये जो संख्या है ये संयोजकता को बताती है, चाहे वो एकल हो या समूह में हो, वो चीज हमको बताती है, मतलब संयोजकता बताती है। तत्व की समूह संयोजकता या तो लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है या 8 में से बिंदुओं अथवा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर इसे परिकलित किया जा सकता है। तो इसको ध्यान देना है कि जो डॉट डॉट है ये संख्या ही संयोजकता बताएगी या फिर हम 8 में घटा करके संयोजकता को बताएंगे। जैसे अभी देखा हमने ऑक्सीजन में 6 है बाहरी कक्षा में, तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान है, 6 निकालना बहुत कठिन है। 2 ले करके अपना 8 पूरा कर ले, ये ज्यादा अच्छा उसको लगेगा। तो इसलिए 8 डॉट डॉट तो हैं लेकिन संयोजकता 8 नहीं होगी। कितना हो 6 डॉट डॉट तो हैं लेकिन संयोजकता 6 नहीं होगी, 2 होगी, क्योंकि बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे परमाणु से ले लेगा, खुद अपना नहीं देगा। तो जो लेगा वो उसकी संयोजकता होगी। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी जबकि उसमें बाहरी डॉट डॉट 6 है। तो जितने संयोग में इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे वही संयोजकता होगी। डॉट डॉट का मतलब नहीं है। तो कभी अब जैसे 2 संयोजकता है तो कैसे निकाले, 8 में घटाया गया 6 तब 2 आया। तो वही कह रहा है कि तत्व की समूह संयोजकता या तो लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है या 8 में से बिंदुओं अथवा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर इसे परिकलित किया जाता है, यानी कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे आ जाता है रासायनिक आबंध के संबंध में कौशल ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया। क्या ध्यान आकर्षित किया? तो रासायनिक आबंध किस प्रकार से बनते हैं, तो कौशल नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ बातें लिखी, उनको ध्यान से पढ़ना। आवर्त सारणी में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हाइड्रोजन तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले क्षार धातु एक दूसरे से उत्कृष्ट गैसों द्वारा पृथक रखे गए। तो ये कह रहा है कि जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, जो हाइड्रोजन के अंतर्गत रखे गए हैं, जो उत्कृष्ट यानी अक्रिय गैस से एक खंड पहले है, तो इनकी चूंकि विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है और उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले क्षार धातु, जो क्षार धातु हैं, एक दूसरे से उत्कृष्ट गैसों द्वारा पृथक रखे गए। इनको एक दूसरे से उत्कृष्ट गैसों द्वारा पृथक रखा गया, यानी अक्रिय गैसों से अलग रखा गया। हाइड्रोजन परमाणुओं से ऋणायन तथा क्षार से धनायन का निर्माण संबंधित परमाणुओं द्वारा क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के फलस्वरूप होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं कि ये
हैलोजन परमाणु से ऋणायन तथा क्षार से धनायन का निर्माण। हैलोजन परमाणु से ऋणायन का निर्माण होता है तथा क्षार से धनायन परमाणु का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है? जाहिर सी बात है कि हैलोजन परमाणु ऋणायन बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी ऋण की संख्या ज़्यादा हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, तो जाहिर सी बात है हैलोजन ऋणायन बनाएगा। और क्षार धातु क्या है कि ये विद्युत धनात्मक होते हैं। देखिए लिखा है उच्च विद्युत धनात्मक क्षार धातु, तो जाहिर सी बात है उच्च विद्युत धनात्मक मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद नहीं करेंगे, ये धनात्मक चार्ज रखना पसंद करेंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। तो क्षार से धनायन का निर्माण, तो क्षार से धनायन का निर्माण होता है। तो वही कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तथा क्षार धातु एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के फलस्वरूप होता है। तो ऋणायन और धनायन कैसे बन गया ये हमको समझ में आ गया कि हैलोजन ऋणायन बनाते हैं और क्षार धातु धनायन बनाते हैं। तो हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋणायन बनता है, क्षार धातु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देती है तब एक धनायन बनता है। आगे देखिए कह रहा है एक प्रकार निर्मित ऋणायन तथा इस प्रकार निर्मित ऋणायन तथा धनायन उत्कृष्ट गैसों के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। तो अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन में जैसे 17 होता है तो 2 8 7 लिखा जाता है, तो अब ये हैलोजन के अंतर्गत आता है HCl Br I, तो ये सब हैलोजन के अंतर्गत है। तो Cl में 17 है यानी 2, 8, 7 लिखेंगे तो 7 में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसीलिए उच्च विद्युत ऋणात्मक है तो एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा दूसरे का, तो 7 है तो उसको 8 पूरा कर लेगा। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार निर्मित ऋणायन तथा धनायन उत्कृष्ट गैसों के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। तो 7 था, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो 8 हो गया। अब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यानी उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसीलिए लिखा है कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। अब इसी प्रकार सोडियम को देख लीजिए, जो क्षार धातु है तो इसमें 11 होते हैं तो 2, 8, 1 लिखेंगे। तो अब ये बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के धनायन बना लेगा, तो 2 और 8 यानी बाहरी कक्षा में 8 बचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन निकाल के जो धनायन बनाया ये भी उत्कृष्ट गैस का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार निर्मित ऋणायन तथा धनायन उत्कृष्ट गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। उत्कृष्ट गैसों में वाह्यतम कोश का 8 इलेक्ट्रॉनों वाला अष्टक विन्यास NH2NP6, यानी ये यानी इसलिए लिखा कि पता नहीं कौन सी कक्षा है, लेकिन जो बाहरी होंगी तो उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 और 6 8 मिलके हो गए, तो विशेष रूप से स्थायी होता है। हीलियम इसका अपवाद है। हीलियम में देखिए 2He4 लिखा जाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा जो होगी उसमें 2 ही स्थायी मान लिया जाता है, इसलिए 2 8 8 8 2 8 8 18 18 32 इस तरह हम लोग लिखते थे। तो हीलियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं तो वो स्थायी माना जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि हीलियम इसका अपवाद है, जिसके वाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन यानी डुप्लेट होते हैं, फिर भी ये स्थायी होता है। ऋणायन तथा धनायन स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा स्थायित्व ग्रहण करते हैं। तो चूंकि ऋणायन और धनायन जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं, यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है, मतलब विद्युत बल होता है जो स्थिर रूप से लगता है, चलायमान नहीं होता। उदाहरणार्थ उपरयुक्त सिद्धांत के अनुसार सोडियम तथा क्लोरीन से यानी Cl का बनना निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है। अब देखिए NaCl कैसे बनता है। तो इसको देखिए, Na है, देखिए Na है, इसमें 2, 11 हो 2 8, 1 होता है, 11 होते हैं पूरे, तो 2 8, 1, तो बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Na प्लस बन जाएगा। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो अब जो है जो नियान है यहाँ पर 2, 8 बचे, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2, 8 और नियान में 10 होते हैं,
तो इसलिए Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वही Na का होगा, इसलिए Na लिख दिया। तो इधर भी Na होगा। और 3s1 देखिए एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकला, इसको इस तरह समझ लीजिए। देखिए अब 11 का अगर हम लिखें, सोडियम का 11 होता है, ये मान लीजिए 11, तो इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, 6 4 10 और एक ये 11। ये हमने बताया था आप बाउ नियम से कैसे लिखते हैं। तो ये बाहरी कक्षा में 3s1 है, तो इसीलिए 3s1 और उसके पहले वाले जितने 10 हैं इनको यानी में चूंकि 10 परमाणु होते 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यानी ब्रैकेट में लिख दिया। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो केवल यानी बचा, इतना बचा तो यानी लिख दिया। इसी प्रकार Cl में 17 होते हैं, तो Cl में चूंकि 17 होते हैं तो यानी का 10 होता है, तो 10 यानी लिख दिया और 7 बचे तो 7 को 3s2 3p5 लिख दिया। क्योंकि बाहरी कक्षा में अगर यहाँ 17 होते तो 10 तो इतना लिख जाता और 3s2 और 3p5 हम लोग लिखते, तब ये 17 पूरा होता। तो ये 3s2 3p5 लिख दिया। अब एक माइनस, यानी क्योंकि ये हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को ले करके जो 2,8,7 है, यानी 7 बाहरी कक्षा में है, उसको 8 कर लेगा इलेक्ट्रॉन। तो यानी 3s2 3p6। देखिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 3p6 हो गया, यानी 18 हो गए। और 18 आर्गन के इलेक्ट्रॉन 18 हैं जो अक्रिय है, इसीलिए आर्गन यानी Ar लिख दिया। अब इसी प्रकार अब ये Na एक इलेक्ट्रॉन Na प्लस और ये Cl माइनस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें एक कम है, इसको एक चाहिए और इसको एक, इसमें एक ज्यादा है, तो ये मिलकर के आपस में NaCl बना लेते हैं अथवा Na प्लस Cl माइनस बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ लेते हैं। अब इसी प्रकार CaF2 का बनना इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, जैसे Ca है, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो Ca+2 बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये आर्गन 18 हो गया और 2 ये, यानी 18 2 20 इसमें है। कैल्शियम में 20 होते हैं, 20 होते हैं, तो 2, 8, 8, 2, 8 8 16, 2 18 2 20। ये 2 बाहर कक्षा वाले अगर हट जाएं तो इसमें भी अष्टक कंप्लीट हो जाए 8, तो ये 2 निकाल देता है 2 इलेक्ट्रॉन और Ca+2 बनाता है। अब फ्लोरीन में 9 होते हैं, 9 होते हैं, तो इसको अगर, तो ये 2, 7 होगा 9 के लिए। अब इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 8 इसका भी पूरा हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और F- बना दिया। इसी प्रकार He में तो ये जो है, पहले इसको देखते हैं Ca और F। तो ये Ca+2 हो गया और F में इसको 2 चाहिए तो F में 1 ही है, तो 2 F इसके साथ मिले तो CaF2 बना दिया, अर्थात Ca+2 और F- ब्रैकेट के बाहर 2, यानी ये 2 हैं F के माइनस के। तो इस प्रकार से हम जो है इनको लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 9 है इसमें फ्लोरीन में, तो 2, 7 लिख सकते हैं। तो 2 हीलियम का है तो इसलिए यहाँ पर हीलियम लिख दिया, क्योंकि हीलियम अक्रिय है। और 7 के लिए 2s2 2p5 लिखा, यानी 5 2 7 हो गए। और इधर देखिए 2s2 2p6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 8 हो गए। तो ये 2 और ये 8 2 10 हो गया। 10 किस में होते हैं? नियान में, इसलिए ब्रैकेट में नियान लिख दिया। तो अब देखिए धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को वैद्युत संयोजक आबंध यानी इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का नाम दिया गया। इस प्रकार वैद्युत संयोजकता यानी इलेक्ट्रोवायलेंसी आयन पर उपस्थित आवेश की इकाइयों की संख्या के बराबर होती है।
अतः कैल्शियम की धनात्मक संयोजक वैद्युत संयोजकता 2 है, जबकि क्लोरीन की ऋणात्मक संयोजकता 1 है। ऊपर हमने देखा है कैल्शियम में 2 आ जाते हैं +2, क्लोरीन में -1 रहता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा आयन का बनना तथा आयनिक क्रिस्टलीय यौगिकों के बनने के बारे में आधुनिक संकल्पनाएं कौशल की अभिगृहीतों यानी पास्टुलेट्स पर आधारित है। अभिगृहित मतलब उन्होंने जो सोचा, संकल्पना जो आयनिक यौगिकों के व्यवहार को समझने तथा उनको संबद्ध करने में कौशल के विचारों से उल्लेखनीय सहायता मिली। साथ ही साथ उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अनेक यौगिक उनकी अवधारणाओं के अनुरूप नहीं थे। तो बहुत सारे यौगिक ऐसे थे जो उनके नियम का पालन नहीं किए, ये बात उन्होंने बताया। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम को अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।